अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। नकरीन कहाँ है चची जान? मीर सन्नान ने कोई 5वीं दफा उसके बारे में पूछा था। चची जवाब देने के बजाय बात को गोल घुमा रही थी। वो अभी आ जाएगी, पड़ोस में गई है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए झूठ बोला। वो अपनी दोस्त के साथ गांव का दौरा कर रही होगी, मुझे अच्छे से मालूम है। वो उन्हें गुस्से से बोलकर बाहर निकला और पूरे गांव में नकरीन को ढूंढने लगा। वो उसे एक लड़की के साथ तालाब के पास बैठी नजर आ गई। वो तालाब में पांव डाले बड़े मजे से दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। नकरीन, तुम्हारा मंगेतर हमारी जानिब आ रहा है, वो हवास बाख्ता होते हुए उससे बोली, जो इस मंजर को एंजॉय कर रही थी। वो कमबख्त कहाँ से आ गया? उसके मुंह से अपने लिए गौहर अफशानी सुनकर मीर सनान के माथे पर बल पड़े थे। उसने नकरीन को बाजू से थाम कर अपने रूबरू खड़ा किया। वो इस अचानक अफ्ताद पर गड़बड़ा सी गई। क्या कह रही थी तुम मुझे? कमबख्त? याद रखो मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। वो उसकी आंखों में देखते उसे समझा रहा था, सारे हकूक उसके हैं। मंगेतर हो, शौहर नहीं। जो बात बात पर बिगड़ जाते हो। वो उससे डरती थी, इसलिए हल्की आवाज में मिनमनाई, शौहर भी जल्द ही बन जाऊंगा, फिर देखना। घर से बाहर निकलने पर टांगें तोड़ दूंगा। वो उसको बाजू से थाम कर अपने साथ घर ले आया था। वो जितना उसे बाहर जाने से मना करता था, वो उतना ही बाहर निकलती थी। उसकी वजह से मीर सनान हमेशा गुस्से में रहता था। उसकी माँ भी उसका साथ देती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी के साथ ज्यादती की जाती है। मीर सनान की बहन की मंगनी नकरीन के भाई के साथ हुई थी। ये रिश्ता उनके पैदा होते ही तय पाया था। गांव के पुराने रिवाज के मुताबिक उनकी मंगनी और शादी होती थी। नकरीन ने गांव में तालीम बड़ी मुश्किल से हासिल की थी, क्योंकि सनान उसे पढ़ाने के हक में नहीं था। जबकि नकरीन के भाई ने पलविशा पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थोपी हुई थी। उसकी मर्जी थी कि वो पढ़ना चाहे या ना चाहे। उसने भी नकरीन के साथ 10 जमात पढ़ ली थी। अब दोनों आगे पढ़ना चाहती थी। नकरीन के भाई मोइज ने पलविशा को इजाजत दे दी थी, जबकि नकरीन को मालूम था कि मीर सनान से इजाजत लेना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। उसको गुस्सा उद आता और फिर नकरीन को कमरे से बाहर भी वो देख लेता तो धाड़ने लगता। उसके माँ बाप भी उनके दरमियान कुछ नहीं बोलते थे। मीर सनान घर का बड़ा बेटा था, इस वजह से उसकी घर में बड़ी इज्जत थी और वो जिसको जैसे करने को कहता वही होता था। नकरीन को वो अपनी मलकियत समझता था। उसकी हर हरकत पर उसकी कड़ी निगाह रहती थी। वो उसे अपनी गुलाम बनाना चाहता था और वो बगावत पर उतरती रहती थी। मीर सनान का हुक्म बना रहता था, सिर्फ एक नकरीन थी जो अच्छा कहकर उस बात को नजरअंदाज कर देती थी। उसने नकरीन से शादी का भी कहा था, लेकिन मोइज ने दोनों बहन भाई के साथ शादी का कहा था और पलविशा को आगे पढ़ने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से मीर सनान को खासा गुस्सा आया था। वो अपनी बहन को भी आगे तालीम देने के हक में नहीं था। मोइज ने अपनी मंग की जिम्मेदारी ली थी कि वही उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करेगा। उसे अपनी मंग पर भरोसा है। उस रात नकरीन ने दुआ की कि मीर सनान भी थोड़ा रहम दिली का मुजाहरा करते हुए उसे भी शहर में तालीम हासिल करने की इजाजत दे दे। लेकिन ऐसा ना हो सका, बल्कि वो अपनी बहन की तालीम पर इतराजात उठा रहा था। उसने पलवशा की किस्मत को सराहा था कि उसका भाई उसके साथ खड़ा रहता है और उसे वो करने देता है जो वो चाहती है। नकरीन, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी मंग हो और तुम पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तुम पलवशा की तरह कॉलेज में दाखिला नहीं लोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा यानी तुम्हारे मंगेतर का हुक्म है। वो छत पर कपड़े सुखाने आई थी जब पीछे से मीर सनान भी उसे बहुत कुछ समझाने बताने के लिए उसके पीछे चला आया। औरत मर्द का हुक्म मानते हुए अच्छी लगती है और इस गांव से कोई शहर पढ़ने नहीं गया। तुम भी मेरी इजाजत के बिना इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। वो उसका बाजू थामे सर्द महरी से कहता उसे मजीद गम में मुब्तला कर गया। उसे मीर सनान एक आंख पसंद नहीं था। इसकी मंग बनने से पहले वो मरना पसंद करती, लेकिन अब मर भी नहीं सकती थी।
पलवशा भी तो दाखला ले रही है, वो मिनमनाते हुए बोली। जब मीर सनान ने उसका चेहरा अपनी आहनी गिरफ्त में लेते हुए ऊपर उठाया। पलवशा पर मुझसे ज्यादा मोइज का हक है और मैं उसे मना कर चुका हूं, लेकिन मोइज नहीं सुन रहा। तुम उसकी आवारगी देखकर आवारा हुई या मेरे हुक्म अदूली की, तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। वो उसके हसार में बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। मीर सनान का तैश इस मासूम के लिए मरने का बायस बन रहा था। मोइज भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। यही गांव की रवायात थी, यही असूल थे। 2 हफ्ते बाद जब मोइज पलविशा को दाखिला कराने शहर ले जा रहा था, नकरीन उन दोनों के सामने आ गई। मैं भी कॉलेज में दाखिला लूंगी। वो अपनी फाइल थामे, चादर से मुंह को अच्छी तरह लपेटे दोनों के सामने आकर बोली, तो उन्हें हैरत का झटका लगा। अगर मीर सनान को मालूम हुआ तुम्हारे साथ हमारी भी खैर नहीं रहेगी। बेहतरी इसी में है कि तुम घर में रहो और अपने ये ख्वाब खत्म करो। उसका भाई जानता था कि मीर सनान क्या चीज है। घर वालों समेत गांव के लोग भी उससे डरते थे। वीरे ऐसे ना ही करें, बस मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे पढ़ना है। वो उसका हाथ थामते हुए इल्तिजाइया बोली। पलवशा को भी अपने भाई के सख्त कानून पसंद नहीं थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्र उसे मोइज जैसा मंग मिला था, वरना वो भी नकरीन की तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारती। अच्छा चलो, लेकिन मीर सनान को मालूम ना हो तुम कॉलेज कैसे गई थी? पलवेश ने कहा। वो सर हिलाकर खुश होती गाड़ी में बैठ गई। वो शहर पढ़ने जाती, फिर वो कभी गांव नहीं आती। उसे मीर सनान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इन रवायत से दूर भाग जाएगी, वो सोचती हुई शहर पहुंची थी। उन दोनों का आसानी से यूएस कॉलेज में दाखिला हो गया था। उन्हें वहां से आते आते शाम हो गई थी। मीर सनान जब तक वो लौटे घर नहीं आया था। नकरीन ने सुकून का सांस भरी। क्लासेस शुरू होने में अभी 2 माह बाकी थे, इसलिए 2 माह में उसे वहां से भागने का प्लान तैयार करना था। उसके भाई भाभी भी निशाना ना बने और वहां से वो भाग जाए। लेकिन उसे न जाने किस तरह इल्म हो गया था कि रात गए वो उसके कमरे में दाखिल हो गया और तैश में उसने नकरीन के सोए वजूद को सख्ती से उठाया। वो हड़बड़ा कर उठी और सामने मीर सनान को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हुक्म की नाफरमानी की है तुमने, अब इसकी सजा मिलेगी। उसका लहजा गुस्से से भरा हुआ था। वो जो अपनी मर्जी से यूएस कॉलेज में एडमिशन लेकर खामोशी से इस गांव और गांव की रवायात से दूर भाग रही थी, एंड मौका पर पकड़ी गई थी। उसकी बात सुनकर कांप गई। उसे लगता था कि घर के हर फर्द की जिंदगी पर सिर्फ उसी का हक है और वो उसकी गुलाम है। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा, खींच कर अपने करीब किया। नकरीन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सनान ने उसे बोलने नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ थामे घसीटते हुए बड़ी सी बैठक में ले आया। कहाँ हैं सब घर वाले? वो चीख चीख कर सबको उठाने लगा। सब आंखें मसलते हुए बाहर निकल आए। पलवशा और मोइज समझ चुके थे कि उसे नकरीन के कॉलेज में दाखिले का मालूम हो चुका है। मैं तुम दोनों के मामले में टांग नहीं अड़ा रहा। तुम दोनों कोई मेरी मंग को कॉलेज लेकर गए थे? वो मोइज का गिरेबान पकड़े पूछने लगा। मीर सनान वो इस घर का दामाद है, छोड़ो उसे। मीर सनान के बाप ने उसे छड़वाते हुए कहा। मैं भी इस घर का दामाद हूं, फिर ये मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं देता? क्यों मेरी मंग को कॉलेज में दाखिल करवाया है? अभी के अभी फैसला होगा। मैं अपनी मंगेतर को मजीद आवारगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो गुस्से से सबको देखते हुए बोला, क्या तुम हमारी रवायात को तोड़ते हुए मंगनी तोड़ोगे? उसके बाप ने मीर सनान से पूछा। ये पैदा होते ही मेरी हो गई थी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अभी इसी वक्त मेरा इससे निकाह होगा और ये मेरे साथ रहेगी, फिर मैं देखता हूं कौन सी पढ़ाई और कौन सा दाखला। वो बोला। सब हैरत से गूंगे हो गए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये कौन सा वक्त है निकाह का? हम कल आराम से बैठकर बात करेंगे। उसके बाप ने समझाने की कोशिश की। नकरीन के बाबा नफी में सर हिलाते हुए नकरीन को गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा था, नकरीन को लगाम दे, वरना पछताएगी। और आज वो वक्त आ चुका था।
अगर आप लोग मेरा निकाह नहीं करेंगे, मैं नकरीन को बगैर निकाह के अपने साथ रख लूंगा। उसकी बात सुनकर नकरीन की माँ जलजले की जद में आ गई। नहीं, हम निकाह कर देते हैं। उसकी माँ की बात सुनकर मीर सनान को घूरने लगे। वो अपनी बात मनवाना अच्छे तरीके से जानता था। उन्हें मालूम था कि मीर सनान नकरीन के साथ वही करता जो वो कह रहा था। नकरीन जिंदा लाश बनी खड़ी रही। उसने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही थी? मैं मीर सनान से निकाह नहीं करूंगी। ये इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। वो रोते हुए अपनी माँ के पीछे छुपने लगी। उस इंसान को जल्लाद तुमने बनाया है नकरीन। मेरे हुक्म की नाफरमानी तुमने की है। अब भुगतो। मुइज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब किसी की सुनने का रवादार बिल्कुल भी नहीं था। वो नकरीन को पीछे से निकाल कर ले आया, जबकि मीर सनान ने अपने छोटे भाई को मस्जिद से मौलवी साहब को लाने को कहा। रात के 2 बजे मौलवी साहब भी हैरानी से वहां आए थे और फिर सनान को उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनी कब रहा था। नकरीन का निकाह मीर सनान से हो चुका था। वो अपनी किस्मत पर मातम करते अपने सफेद हाथों को देख रही थी, जिन पर ना मेहंदी थी, ना सर पर सुर्ख दुपट्टा था, ना ही उसका दिल गुदगुदी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश कब्र में उतारी जा रही है। उसकी एक ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन अब इन सब से क्या फर्क पड़ता था? उसे उस जल्लाद के नाम कर दिया गया था। मुइज और पलवशा उसे दुख भरी नजरों से देख रहे थे। तुम दोनों की शादी भी जल्द अज जल्द करनी है। उसके अब्बा उन दोनों को भी बावर करवाते हुए वहां से चले गए। मीर सनान ने नकरीन का हाथ थामा और उसे अपने कमरे में ले आया। उसके चेहरे के आगे से दुपट्टा हटाया। ऐसी मुर्दा हालत में क्यों खड़ी हो? आज नहीं तो कल शादी होनी थी। फिर ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? वो उसके करीब आए, उससे पूछने लगा। मैं आपसे नफरत करती हूँ, वो फनकारते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली थी। नजरें नीची रखकर बात कर, मैं शौहर हूं। वो उसका बाजू थामे बोला। उसकी उंगलियां नकरीन के कंधों में धनस रही थीं। मैं आपसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। आप जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल करें, लेकिन मैं कभी आपसे हमदर्दी नहीं कर सकूंगी। मैं आपको मरते हुए देख कर भी हमदर्दी नहीं करूंगी। वो तलखी से बोली। मीर सन्नान का पारा हाई हुआ। मेरे मरने की दुआ करेगी? मेरी बीवी होकर मुझे आंखें दिखाएगी? मीर सन्नान ने अपनी सारी हदें पार करते हुए नकरीन को सही मायनों में समझा दिया कि वो वाकई उसकी गुलाम है। सुबह उठते ही उसे शदीद बुखार चढ़ चुका था। मीर सन्नान अपने काम के लिए जा चुका था। वो बड़ा सरशार था, लेकिन नकरीन की दुनिया उजड़ चुकी थी। नकरीन बच्चे, ये सूप पी ले। एक वाहद उसकी माँ थी जो अपनी बच्ची को देखकर दुखी थी। बाकी सब ऐसे थे जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। मैं मरना चाहती हूँ माँ, वो उनकी गोद में रोते हुए बोली। मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीर सनान बदल जाएगा। मोहब्बत से बात करा कर उसके साथ। उसकी माँ समझाने लगी। मैं उससे नफरत करती हूँ और कभी भी उससे मोहब्बत नहीं करूंगी। वो रोती हुई अटल लहजे में बोली। वो शौहर है, उसका हक है तुझ पर, जैसे चाहे तुझे रखे। उसकी माँ ने पुचकारा। वीरे भी मंग है पलवशा का। फिर वो क्यों वैसा सलूक नहीं करता पलवशा के साथ जैसा मीर सनान मेरे साथ करता है? माँ, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो हैवान है और मेरा वीरा इंसान है। वो फूट फूट कर रोती तकलीफ में मुब्तला थी। मेरी बच्ची, अब जिंदगी बदल चुकी है। ये जैसी है इसे ऐसे ही कबूल कर ले। वो नरमी से कहते हुए उठ गईं, लेकिन बाहर आकर वो भी अपनी बेटी की हालत पर रो रही थी। चची, सब ठीक हो जाएगा। अपनी नकरीन लाला को बदल देगी। पलविशा तसल्ली देती हुई उन्हें अपने साथ लगाने गई। नकरीन रात भर यूं ही पड़ी रही। मीर सनान जब आया, उसे यूं ही लेटे देखकर माथे पर बल डाले उसकी जाने बढ़ा। किस बात का सोग मना रही है? अभी मैं मरा नहीं हूं। जाकर कपड़े तब्दील कर और तैयार हो, तेरा शौहर घर आया है। वो उसे खड़ा करते हुए बोला। उसका पूरा वजूद झुलस रहा था। एक रात में ही बुखार चढ़ा लिया। चल डॉक्टर के पास।
वो उसे जबरदस्ती बाथरूम में भेज कर ही रहा। वो जब वापस आई तो वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार था। वापस आकर नकरीन की माँ ने उसे खाना खिलाकर दवा दी और वो दवा लेकर सो गई। मीर सन्नान ने कोफत से उसे देखा और उसके बराबर सोने के लिए लेट गया। 4 दिन बाद जब उसकी तबीयत संभली तो घर के कामों में उसे उसकी ताई यानी सास ने जुट जाने को कहा। उन्हें नकरीन की नाफरमानी एक आंख नहीं भाती थी, इसलिए वो बदला लेती नकरीन को काम पर काम दिए जाती थी। वो खामोशी की चादर ओढ़ी सब करती जाती। उसकी माँ उसे देख देख कर आंसू पी रही थी। उसकी बच्ची की जिंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही थी। मीर सनान जब रात में आया उसे मलगजे कपड़ों में देखकर गुस्सा हो गया। माँ, वो अपनी माँ को कमरे में बुला रहा था। माँ, इसे मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब मैं घर आया करूं इसे तैयार करवा दिया करें। इसे देखकर मुझे कोफत होने लगती है। नई नई शादी हुई है और इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो उसे घूरते हुए गुस्सा कर रहा था। नकरीन ने ध्यान नहीं दिया, कपड़े अलमारी में सेट करती रही। ये लिबास पहन कर आ, अपने शौहर की फरमाबरदार बन। उसकी ताई सास के रूप में ज्यादा खौफनाक साबित हुई थी। नकरीन कपड़े तब्दील करके आ गई थी। थोड़ा मुंह पे कुछ लगा ले, बना सवार के रख खुद को। अगले हुक्म पर उसने अमल किया। मीर सनान थोड़ा हल्का फुल्का हुआ था। शादी से पहले और बाद की नकरीन में काफी फर्क आ चुका था। वो पहले से मुरझा गई थी और कमजोर अलग हो गई थी। चंद दिनों में वो वाकई जिंदा लाश का गुमान देने लगी। मगर वहां फिक्र किसे थी? मीर सनान उसे पा लेने के गरूर में गरक था। वो चुपशा का रोजा रखे घर के काम करती थी और मीर सनान का हुक्म चुप करके मानती थी। उसके लबों से मुस्कुराहट बिल्कुल जुदा हो चुकी थी। वो किसी बात पर मुस्कुराती तक नहीं थी। गांव वाली बड़ी चाह से उसे आकर मुबारकबाद देती। वो बस उन्हें देखती रहती, कुछ ना कहती। उसकी माँ ही उसे देखकर बोलती रहती थी। उसका भाई भी इतना मसरूफ रहता था कि अपनी बहन को देख भी ना पाता था। 2 महीने गुजर गए थे। पलविशा का कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। रोज वो उसे अपने कमरे की खिड़की से कॉलेज जाते देखकर नकरीन की रूह छलनी हो जाती थी। मीर सनान ने उसे कई मर्तबा नोट किया था, लेकिन वो सर झटक कर उसे कुछ कह भी देता तो फायदा नहीं था। वो सुन लिया करती थी। एक दिन वो अचानक रोटियां बनाते बनाते बेहोश हो गई। घर वालों ने डॉक्टरनी को बुलाया था। मीर सनान की माँ तो खुशी से डॉक्टरनी को देख रही थी और उनकी खुशी सच्ची साबित हुई। नकरीन माँ बनने वाली थी। सबके चेहरे खुशी से दमक उठे थे सवाए नकरीन के। वो हद दर्जा परेशान हो चुकी थी। नकरीन को कमरे में ले जाओ और इसे नीचे मत आने देना और कोई काम भी मत करवाना। मीर सन्नान की उनकी बात सुनकर चौंका। वो अभी अभी घर आया था और इन सब को नकरीन के साथ देखकर मुस्कुराते हुए आगे आया। अपनी माँ का हुक्म सुनकर नासमझी से उन्हें देखने लगा। तुम बाप बनने वाले हो मेरे बच्चे, उसकी माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा। वो नकरीन को खुशी से देखने लगा, जबकि वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। यूं लगता था कि ये कोई सोग की खबर है। मीर सनान एहतियात से उसे ऊपर ले आया और बिस्तर पर लटाए उसका हाथ थाम गया। अपना बहुत ख्याल रखना नकरीन। उसकी बात सुनकर नकरीन के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं इस बच्चे को मार दूंगी। उसकी बात सुनकर मीर सनान अपने वहशी अंदाज में दोबारा लौट आया। क्या कहा? वो उसके हाथों को सख्ती से पकड़े पूछ रहा था। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। मैं एक और नकरीन या मीर सनान नहीं चाहती। वो चीखते हुए उसे धक्का दे रही थी। मीर सनान ने उसके मां बनने का लिहाज भी नहीं किया और उसका मुंह अपने हाथों में लाल कर दिया। मेरे बच्चे को मारेगी? ये मेरा बच्चा है। अगर इसे जरा सा भी कुछ हुआ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहते हुए उसे बिस्तर पर डाले वहां से उठ गया, कहीं वो गुस्से में अपने बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। नकरीन गालों पर हाथ रखे अभी तक लरज रही थी। उसने सोच लिया था कि वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाएगी, वरना उसके साथ वो सब होगा जो उसके साथ इस वक्त हो रहा था। नकरीन अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। उसे मना करने के बावजूद भी सीढ़ियां उतरती चढ़ती थी। काम करने से मना किया जाए
तो धूप में बैठकर बर्तन धोती थी। वो इतनी जिद्दी हो गई थी कि मीर सन्नान की मार के बावजूद भी वो अपनी जिद पर कायम थी। लेकिन इसी दौरान घर में पलवशा और मोइज की शादी का शोर उठा। अगले हफ्ते से शादी का आगाज है, सब अपनी अपनी तैयारी कर लें। और पलवशा के कॉलेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो मोइज और पलवशा खुद देखेंगे। सब घर वाले वहां मौजूद थे, बड़े उनकी शादी का फैसला कर रहे थे। नकरीन एक जगह चुपचाप बैठी थी। नकरीन का खास ख्याल रखना, शादी की भाग दौड़ में हमारे घर वारिस आने वाला है। अपनी सास की ये बात सुनकर नकरीन को बेतहाशा गुस्सा आया। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, सबको बच्चे की फिक्र थी जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। हाँ, और इसे मना किया है, नीचे मत आना, फिर भी नीचे ऊपर करती रहती है, उसकी ताई ने कहा। मीर सनान ने उसे घूरती नजरों से देखा। वो पहलू बदल कर रह गई। मैं शादी में छुट्टियां ले रहा हूं, नकरीन का ख्याल खुद रखूंगा। उसकी बात सुनकर नकरीन ने सर झटका। उसका ख्याल या उसके बच्चे का ख्याल? शादी के हंगामे शुरू हुए। नकरीन को कोई काम करने नहीं दे रहा था। उसकी शॉपिंग भी मीर सन्नान ने खुद की थी। मैं शादी में लहंगा पहनूंगी और ऊंची हील। रात में जब वो कमरे में आया, नकरीन शॉपिंग देखकर उसे कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए अभी मुनासिब नहीं है, लिहाजा बदतमीजी करने के बजाय जो ले आया हूं उसे पहन लेना। मेरे साथ जुबान दराजी मत करो नकरीन, वरना तुम्हारी हालत को भी नहीं देखूंगा। वो सख्ती से उसे कहता वहां से निकल गया, कहीं आपे से बाहर ना हो जाए। नकरीन की लापरवाही अपने अरूज पर थी। वो भाग भाग कर सीढ़ियां उतरती और चढ़ती थी, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता था। उसे अपने वजूद से कुफत आने लगी थी। माइयों से पहले घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। मोइज पलविशा को उस दिन भी कॉलेज ले गया था, उसका पेपर था। कभी कभी नकरीन को लगता था वो पलविशा से हसद करने लगी है, उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। लेकिन वो चाहकर भी अपने वजूद से बोझ हटा नहीं पा रही थी, न ही मीर सनान की जिंदगी से निकल पा रही थी। उस पर जिंदगी तंग हो रही थी। वो माइयों का पीला जोड़ा पहने, अपने लंबे बालों को परांदे में लपटे, हल्के मेकअप में दिल में उतर रही थी। मीर सनान की नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो शादी के दिन बिना तैयार हुए उसके साथ रुखसत हुई थी। पहली दफा उसे यूं तैयार देखकर मीर सनान की दुनिया में हलचल हुई थी। वो अभी भी कमजोर थी, चेहरे पर छाई पसमर्दगी उसके मुर्दा होने का सबूत दे रही थी। लेकिन मीर सनान खुद को ऐसे ही मर्द साबित कर सकता था। उसे नकरीन की चाह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों को अलग अलग बिठाकर उपटन लगाई गई, गाने गाए गए, उन सब में नकरीन ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो खामोशी से एक जगह जमी रही। पलवल शाह की मुस्कुराती सूरत देखकर उसे जलन हो रही थी। उसकी ऐसी किस्मत क्यों नहीं थी? उपटन के बाद पलवशा को पर्दे में लाया गया। मोइज को शादी तक उसे ना देखने को कहा गया। वो माइयों के बाद कमरे में आई। मीर सनान उसी का इंतजार करते हुए जाग रहा था। कहाँ जा रही हो, यहाँ आओ। वो उसे दिल भर के देखना चाहता था, लेकिन मगरूर लहजे में कहता उसे देखने लगा। वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ गई। खाना खाया? वो उससे पहली बार पूछ रहा था। आपके बच्चे ने खा लिया है, उसने तंजिया अंदाज में बताया। वो उसे देखने लगा। मैंने तुम्हारा पूछा है। अभी भी लहजा सख्त था। जिस मैंने भी उसी का बताया है जिसके बारे में आपको ज्यादा फिक्र है। मेरी दुआ है जिस दिन डिलीवरी हो हम दोनों मर जाएं। वो खुद को बद्दुआएं दे रही थी। मीर सनान हैरत से गंग हो गया था। नकरीन, याद रखना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो उसे अपने करीब किए फुनकारा। उसे देखने की चाह नकरीन की बात सुनकर दूर जा सोई थी। वो शदीद परेशान हो चुका था। उसने नकरीन पर निगाह रखी हुई थी। वो ठीक से चलती थी, लेकिन उसे फिर भी डर था कि कहीं वो खुद के साथ कुछ कर न ले। उसकी पहली खुशी थी वो उसे बर्बाद नहीं देख सकता था। गर्मियां होने की वजह से सबका हाल बुरा था। ऊपर से शादी का घर, लाइट जाती सब छत पर चले जाते, जबकि नकरीन ढीठ बनी कमरे में पड़ी रहती। मीर सनान जब कमरे में आया, उसे पसीने में नहाए देखकर गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। खुद को अजियत देखकर समझती हो मेरे बच्चे को मार दोगी?
نکرین میں تم پر ابھی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں ماروں پیٹوں۔ وہ غصے سے اس کا بازو تھامے اٹھانے لگا۔ جا کر ٹھنڈے پانی سے نہاؤ اور میرے ساتھ اوپر چلو۔ وہ لمحے میں اسے حکم دیتا وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نہا کر آئی، میر سنان نے اسے چادر اڑائی اور اوپر چھت پر لے آیا۔ وہ چارپائی پر اسے اپنے برابر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ سب کی چارپائی دور دور بچھی ہوئی تھی۔ نکرین نے بے چینی سے میر سنان کو دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ نکرین کی صبح آنکھ کھلی اور نہ ہی کسی نے اسے جگایا، وہ ورنہ کام میں جٹ جاتی۔ آج شادی تھی جس کی وجہ سے سب کاموں میں مصروف تھے۔ میر سنان بھی بھائی ہونے کی حیثیت سے کام کروا رہا تھا۔ شام 4 بجے پلوشا کی رخصتی تھی۔ اسے نکرین کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا۔ وہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکرین اس سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ وہ اسے زبردستی بات کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ شاید بھابھی بننے کے بعد ہی وہ اس سے بات کرنے لگتی۔ دوپہر میں سب تیار ہو کر نکاح میں شامل ہو گئے تھے۔ نکرین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ میر سنان نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا، لیکن تائی نے اسے نیچے آنے کا کہہ دیا۔ نکاح کے بعد کھانا کھلانے سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نکرین شادی کا جوڑا پہنے تیار سی باہر آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کسی بچے نے بھاگتے ہوئے اسے دھکا دیا اور نکرین بلند و بانگ چیختے ہوئے آخری سیڑھی پر آ کر رکی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ میر سنان اس کی آواز سن کر بھاگا چلا آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سر پر نہ آسمان تھا نہ پیروں کے نیچے زمین۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میر سنان نے اسے اٹھایا اور اسپتال لے آیا، جہاں اس کا بچہ مر جانے کی بری خبر اسے دی گئی۔ میر سنان یہی سمجھا کہ نکرین نے جان بوجھ کر خود کو اس اذیت میں ڈالا ہے۔ اس کے سر کی پٹی ہو چکی تھی۔ میر سنان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ معیز اسے گھر لے کر آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ وہ معیز کو کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے رہ رہ کر نکرین پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بچہ مار دے گی۔ وہ سمجھا یہ ایک دھمکی ہے، لیکن اس نے یہ سچ کر دکھایا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اگر نکرین کے سامنے جاتا اسے ضرور اپنے عتاب کا نشانہ بناتا، اس لیے وہ اس سے کچھ دن دور رہنا چاہتا تھا۔ معیز رات 10 بجے نکرین کو لیے گھر واپس آیا۔ اس نے بار بار اپنے بھائی سے پوچھا تھا میرا بچہ، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نکرین کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں پلوشا سجی سنوری اس کی منتظر تھی۔ نکرین کیسی ہے؟ پلوشا نے اسے دیکھتے ہی پہلا سوال یہی کیا۔ ٹھیک نہیں ہے، کمر اور ہاتھ بری طرح زخمی ہیں، بچہ بھی نہیں رہا۔ وہ افسوس سے اسے تمام بات بتا رہا تھا۔ لالا، انہوں نے کچھ نکرین کو کہا تو نہیں؟ پلوشا کو خوف آیا۔ وہ وہاں سے یہ سنتے ہی چلا آیا تھا۔ اچھا ہے وہ ابھی نکرین کا سامنا نہ کرے، تمہیں پتا ہے وہ کسی کی نہیں سنے گا اور نکرین کو اپنے غصے کا نشانہ بنائے گا۔ پلوشا نے سکون کا سانس لیا۔ نکرین درد سے کراہ رہی تھی۔ کسی نے اس کے زخموں پر مرہم تک نہیں لگایا تھا اور خود سے وہ کمر پر لگا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ سب گھر والے اس سے ناراض تھے کہ ان کا وارث نکرین نے چھین لیا۔ اس کی ماں کو بھی تائی نے سختی سے منع کر دیا تھا نکرین کے پاس نہیں جانا۔ وہ چاہتی تھی میر سنان اس کی عقل ٹھکانے لگائے۔ وہ جب رات کمرے میں آیا، نکرین پیٹ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اب سوگ منانے سے کیا فائدہ؟ میرا بچہ تو مار چکی ہو۔ وہ اتنا غمگین تھا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے بچہ نہیں مارا، میں اپنا بچہ کیسے مار سکتی ہوں؟ وہ چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے بار بار اسے مارنے کی دھمکی دے چکی تھی نکرین۔ تم نے ایک معصوم کی جان لیتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ ماں اپنے بچوں کی زندگی بچاتی ہے، تم کیسی ماں ہو؟ وہ غصے سے ضبط کھو رہا تھا۔ اس کے پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کنٹرول میں کیے ہوئے تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کیوں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ جب میر سنان نے اس کا گلا دبوچ لیا، وہ خوف سے کانپنے لگی۔
तुम्हें क्या लगता है इन आंसुओं से मैं पिघल जाऊंगा? मैं अच्छे से जानता हूं तुमने मुझसे बदला लिया है। मैंने तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दिया, तुम मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं लाई। तुमने अच्छा नहीं किया नकरीन, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो उसे फेंकते हुए बोला। उसकी दर्द से सिसकी निकली। मीर सनान तनफन करते हुए बाहर निकल गया। उसने अपनी चची को भेजा ताकि मरहम लगा दें। वो रोती हुई उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उन्होंने उसके सोने के बाद उसके जख्म पर से कपड़ा हटा दिया था ताकि कपड़ों में लग कर हट न जाए। सो गई? मीर सनान ने पूछा। उन्होंने गर्दन हिला दी। वो कमरे में आया। वो पेट के बल लेटी हुई थी। कमर पर बहुत बड़ा जख्म था। मीर सनान के दिल पर घोंसा लगा। वो इतनी जालिम थी। उसने बच्चा मारने के लिए खुद को कितनी बड़ी तकलीफ दी थी। अगले रोज से वही उसके जख्म की मरहम पट्टी करने लगा। नकरीन बार बार कहती उसने बच्चा नहीं मारा, लेकिन मीर सनान यकीन नहीं करता था। वो पहले से बहुत ज्यादा खामोश हो गया था। एक हफ्ता बिस्तर पर पड़े रहने के बाद बिलाखर नकरीन कमरे से निकल आई थी। पलवशा और मोइज सुबह सवेरे साथ निकले थे। नकरीन ने उन्हें देखा। वो कितने मुकम्मल लगते थे, एक साथ। और एक वो थी, किस्मत की सताई हुई। मीर सनान उसके नजरों के ताकुब में देख रहा था जहां पलवशा और मोइज हंसते हुए बात कर रहे थे। मीर सनान ने सर झटका। वो उसकी गुलाम रहती तो आज भी वो खुश होती। नकरीन से कहो जाकर रोटियां डाले। ताई ने उसे देखकर उससे वो बात नहीं कर रही थी। वो उठी और दोपहर के लिए आटा गूंदने लगी। वहां सब काम सवेरे सवेरे होते थे। दोपहर 12 बजे उसने पूरे घर के लिए रोटियां डाली। पलवशा की शादी को एक हफ्ता हो गया था। उसे कोई काम नहीं करवा रहा था। उसे शादी के तीसरे दिन काम पर लगा दिया था। मर्द अगर साथ ना दे फिर कोई कुछ भी कर ले, कोई नहीं रोकता। पलवशा का मियां उसका साथ देता था, उसकी बात सुनता था, उसकी ख्वाहिश पूरी करता था। वो भी उसकी मान लेती थी। नकरीन यही सब सोचते हुए काम कर रही थी। कमर में दर्द होने लगा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो सुबह से रात तक काम करती रहती, बिला वजह मशीन भी लगा ली। खुद को न जाने किस बात की सजा दे रही थी। काम करके हलकान हो गई, लेकिन काम को नहीं छोड़ा। मीर सनान ऊपर से उसका सारा तमाशा देख रहा था। रात के 10 बज चुके थे। वो कमरे में नहीं आई। वो सीढ़ियों की तरफ से खड़ा उसे देखने लगा। मोइज किसी काम से बाहर आया। उसे कपड़े धोने के बाद सेहन देते देख कर रुक गया। इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो उसे हैरान नजरों से देखते हुए बोला। हर किसी की किस्मत पलवशा जैसी नहीं होती, कुछ किस्मत की मारी भी होती हैं। उसकी बात सुनकर मोइज ने अफसोस से सर हिलाया। अपनी किस्मत बदलो, अपने मोहब्बत से। इज्जत दोगी तो मीर सिनान बदल जाएगा। वो उसका हाथ रोक के समझाने लगा। वो आपकी तरह रहमदिल नहीं है वीरे। मुझे ना उसकी मोहब्बत चाहिए ना उसकी इज्जत। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तेज लहजे में कहती अपना काम करने लगी। मीर सिनान उसकी बात सुनकर कमरे में चला गया। मोइज ने मजीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा। वो भी वहां से हट गया। इतनी देर क्यों कर दी? कब से इंतजार कर रहा हूं। वो सख्ती से पूछने लगा। घर के काम करने होते हैं, फारिग नहीं होती। वो संजीदगी से जवाब देती कपड़े निकालने लगी। कपड़े धोते उसके अपने कपड़े गीले हो गए थे। फालतू काम किसने कहा है करने को? वही काम करो जो कहा जाए। उसने पलट कर सन्नान को देखा, फिर कपड़े लेती बाथरूम में चली गई। वो लंबी सांस भरते उसका बाहर आने का इंतजार करने लगा। तुम्हारी शादी को 2 माह हो गए हैं, तुम उम्मीद से क्यों नहीं हुई? पलवशा किसी काम से नकरीन के कमरे में आई तो जब इसके दिमाग में ये सवाल आया तो वो उससे पूछने लगी। अभी मैं पढ़ रही हूं, हम बाद में सोचेंगे। उसकी बात सुनकर नकरीन हैरत से देखने लगी। मतलब वीरे और तुमने खुद सोचा अभी नहीं चाहिए? वो हैरान हो रही थी। उसका मियां उससे बिना पूछे बच्चा पैदा करवा रहा था, और एक पलवशा थी। नहीं, मेरी अभी तालीम शुरू हुई है, मैं कैसे बच्चा संभाल सकती हूँ? तालीम के बाद बच्चा, फिर उसके बाद दोबारा आगे की तालीम हासिल करूंगी। वो बोली तो नकरीन को हैरत का झटका लगा। काश दुनिया में सारे मर्द मेरे वीरे जैसे होते। उसने कितनी हसरत से ये बात कही थी, ये सिर्फ वही समझ सकती थी। हर किसी की किस्मत में वो नहीं होता जो वो चाहता है। नकरीन, अपनी किस्मत को ऐसे ही कबूल कर लो। लाला को मोहब्बत दो ताकि वो भी बदले, वो तुमसे मोहब्बत करे। उसकी बात सुनकर नकरीन का सर नफी में हिला। मोहब्बत भी ऐसे मर्दों को नहीं बदलती जिन्हें औरत पांव की जूती लगती हो। वो कहकर कमरे से निकली। मीर सनान ने उसे देखा।
وہ نظریں نیچے کر کے گزر گئی۔ پلوشا باہر آئی، لالا کو دیکھ کر مسکرائی۔ کبھی ایسی مسکراہٹ نکرین کے چہرے پر کیوں نہیں ہوتی؟ وہ پلوشا کو دیکھ کر سوچنے لگا، لالا میں شہر جا رہی ہوں، موئز کی جاب لگ گئی ہے اور میرا کالج کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ بتا کر بے انتہا خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے دن وہ دونوں سامان باندھے گاؤں سے شہر جا رہے تھے۔ نکرین ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ گھر والوں کا رویہ ابھی تک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی خود ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میر سنان غصہ اور چپ رہ کر گزارا کر رہا تھا۔ انہیں گاؤں گئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران نکرین دوبارہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اسے میر سنان پر بے تحاشا غصہ تھا۔ اس بار تم میرے بچے کے ساتھ کچھ نہیں کرو گی نکرین، یہ میرا حکم ہے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کا اور اپنا کمرہ نیچے منتقل کروا چکا تھا۔ اب وہ کوئی رسک لینے والا نہیں تھا۔ زبردستی تینوں وقت وہی کھانا کھلاتا تھا۔ 4 ماہ تک اس کا بہت سختی سے خیال رکھا، چیک اپ بھی ہو رہا تھا، لیکن نکرین کے کمزور وجود کی وجہ سے ڈاکٹر نے پریشان تھی۔ ایک شام کام کرتے ہوئے وہ پھسل گئی، لیکن شکر تھا کہ وہ گری نہیں۔ تائی نے اسے خوب سنائی اور وہ جانتی تھی کہ میر سنان کو بتا کر وہ مزید اس سے ڈانٹ پڑوائیں گی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کھیتوں میں چھپ گئی۔ جس طرح وہ سختی سے اس کا خیال رکھتا تھا، نکرین کو اس سے خوف آتا تھا۔ رات میں تائی نے بتایا، وہ غصے سے کمرے میں پہنچا، وہ کہیں نہیں تھی۔ پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ گاؤں کا چپا چپا چھان رہا تھا۔ جب وہ اسے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آئی، اس کی جان میں جان آئی۔ وہ غصے سے اس کی جانب لپکا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے گرتی، میر سنان نے اسے تھام لیا۔ اس کا وجود میر سنان کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی۔ گھر سے باہر کیوں آئی؟ وہ نرمی سے پیش آنا چاہتا تھا، لیکن جو کام اس نے کبھی نہیں کیا وہ اس سے ہوا ہی نہیں۔ تائی نے آپ کو بتا دیا؟ آپ مجھے ماریں گے، وہ اس کی باہوں میں پھڑپھڑاتے ہوئے بولی۔ نہیں مارا یار، سیدھی کھڑی ہو اور پاؤں دکھاؤ۔ وہ اس کے بنا جوتی والے پاؤں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھر سے بنا چپل کے نکلی تھی۔ ایسا بھی کیا خوف تھا؟ میں نے اس کے بچے کو نہیں مارا۔ اس دن سیڑھیوں سے کسی نے دھکا دیا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں گری تھی۔ وہ اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہا تھا جب نکرین جلدی جلدی صفائی دے رہی تھی۔ اسے ڈر تھا سنان اسے زخمی نہ کر دے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی جسامت پہلے سے بھر گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ آپ میری نہیں سنتے۔ میں اسے مارنا چاہتی تھی لیکن نہیں مار پا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، میرے ہاتھ کانپتے تھے۔ بہت دفعہ نیند کی دوا کھانے کی کوشش کی، منہ تک لے جاتی، لیکن پھر مجھے اپنے بچے سے محبت ہونے لگی۔ میں اسے نہیں مار پا رہی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میر سنان کو احساس ہوا اس کے جانے سے سب سے زیادہ دکھ اسے تھا، جس کو سب الزام دے رہے تھے۔ شش، وہ اس کا پیٹ سہلاتے ہوئے بولا، میں اس کو نہیں ختم کروں گی، لیکن پلیز اسے کسی اور کو دے دیں۔ میں اور آپ اچھے ماں باپ نہیں بن سکتے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میر سنان نے اسے گود میں اٹھا لیا اور گھر آ کر بستر پر لٹایا۔ ہم اچھے ماں باپ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ اسے اپنی مرضی سے پڑھنے نہیں دیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو وہ کسی نکرین کو بیاہ لائے گا، اس کے خواب مر جائیں گے، وہ مر جائے گی۔ میں اپنے بچوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتی جیسی میں ہوں۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اپنا آج سارا دکھ بہا دینا چاہتی تھی۔ میر سنان پشیمان سا نکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ سو گئی تھی بنا کچھ کھائے پیے۔ اس نے ٹیبل پر کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دیں تاکہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے وہ بھوک کی وجہ سے کچھ کھا لے۔ وہ سوچتا رہا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کرے۔ وہ اکثر پلوشا اور موئز کی جانب دیکھتا ہوا پاتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا وہ کیوں انہیں حسرت سے دیکھتی ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں مکمل سمجھتی تھی، ان کی طرح خوشیوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات بھر اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ صبح اس کی جب آنکھ کھلی، وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ نکرین کو صبح دیر تک سونے دیا کریں، اس کی ویسی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میر سنان کی بات سن کر سب چونکے تھے، جبکہ نکرین بھی حیرت میں تھی۔ پھر اسے اپنے بچے کا خیال رکھنا تصور کر کے خوش فہمیاں ختم کر گئی۔ چلو نکرین، یہ لوگ کر لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے لے گیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے کا غصہ کہاں تھا؟ نکرین نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس کے بعد سے جب جب میر سنان اس کا خیال رکھتا،
وہ اپنے بچے کا خیال تصور کرتی تھی۔ میر سنان سے امید لگانے کی وہ بالکل بھی روادار نہیں تھی۔ تم اتنا چپ کیوں رہتی ہو؟ مجھ سے بات کیا کرو، بتایا کرو، اپنے بچے کے لیے کیا سوچتی ہو؟ وہ ایک رات اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں اس کے ماں باپ ہم نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا، وہ بولی تو میر سنان نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ ہم اپنے بچے کی خریداری کب کریں گے؟ میر سنان نے دوسرا سوال کیا۔ اگر یہ بھی پہلے والے کی طرح میرے گود میں نہ آیا تو؟ وہ ہر سوال کا الٹا جواب دیتی۔ میر سنان کو چپ کروا گئی۔ تم اچھی باتیں سوچا کرو، ایسی باتیں سوچو گی تو بچے پر برا اثر ہوگا، وہ بولا تو نکرین نے کچھ نہیں کہا۔ تم اپنے شوہر میں کیا خصوصیت دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اس کو خود کے لیے بدلنا چاہتا تھا۔ وہ غصہ نہیں کرے، میرے بچے کو بہت محبت کرے، میرے بچے کو پڑھنے دے، وہ گاؤں کی روایات کے لیے کھڑا ہو جائے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ میرے شوہر نہ ہوتے تو شاید مجھے یہ سب مل جاتا، وہ کہہ کر اس کی جانب سے رخ موڑ گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی موقع ہے، بچے کی وجہ سے وہ غصہ نہیں کر رہا، کہہ دو، بعد میں وہ واپس جلاد بن جائے گا۔ میر سنان نے اس کی کمر خود سے قریب کر لی۔ میر سنان اپنی نکرین کے لیے خود کو بدلنا چاہتا ہے، وہ سرگوشی میں اس کے کان میں بولا۔ میر سنان صرف جلاد ہے۔ اس کی بات سن کر میر سنان نے کہکا لگایا۔ نکرین نے حیرت سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ ہنستے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ میں تو ہنستا رہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی تمہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نکرین کے ہاتھوں میں گڑیا آ گئی۔ سارے گھر والے اس کے گرد جمع تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ نکرین کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اسے یقین تھا اب سنان پہلے جیسا ہو جائے گا، اسے وارث چاہیے تھا۔ لیکن سب کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو نکرین اپنی بیٹی کو چینج کروا رہی تھی۔ اس کے بعد میر سنان نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ اسے محبت کرتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس سے محبت کیوں جتا رہے ہیں؟ یہ بیٹی ہے۔ اس کی بات سن کر میر سنان نے اسے گھورا۔ بیٹی ہے، میری ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ماما کی بات نہیں سننا، بابا کی بات سننا۔ وہ واپس اسے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیٹی کے سو جانے کے بعد میر سنان نکرین کے پاس آیا۔ میں اپنی ہر غلطی کی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں غلام بنانے کے چکر میں تم سے تمہاری روح جدا کر گیا۔ پلیز خوش رہا کرو۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہ کالج کے داخلہ فارم ہے، اسے بھر کے مجھے دے دینا۔ وہ اس کی جانب ایک پیپر بڑھا کر بولا۔ نکرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، اور اس کی فکر نہ کرنا، ہم مل کر پال لیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ نکرین نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ 2 ماہ بعد نکرین اور میر سنان بھی شہر منتقل ہو گئے تھے۔ نکرین اس دن سے اتنی خوش تھی کہ حد نہیں۔ اپنی بیٹی کا بھی اچھے سے خیال رکھتی تھی، میر سنان کو عزت بھی دیتی تھی۔ آج میں تمہاری اجازت سے تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کتابیں پھیلائے اپنی بیٹی سے باتیں کرتے ہوئے پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے رنگ دیکھ کر میر سنان کے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ اس نے میر سنان کا بدلنا خوب اچھے سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے روز کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا تھا، اپنی بیٹی کو سنبھالتا تھا۔ اس کی پڑھائی کے دوران اس کی بیٹی اس کے بالکل قریب نہیں آتی تھی۔ کالج جاتے ہوئے وہ اسے چھوڑتا تھا۔ گاؤں سے بچی کو سنبھالنے کے لیے کایا بھی لے آیا تھا۔ وہ ہر طرح سے خود کو بدل چکا تھا۔ گھر والے، گاؤں والے، خود نکرین کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ اصل میں میر سنان ہی ہیں نا؟ کبھی کبھی لگتا ہے آپ کی جگہ کسی دوسرے نے لے لی ہے، وہ اکثر اس سے پوچھا کرتی تھی، جس پر وہ ہنس دیا کرتا تھا۔ میں تمہارے لیے نہیں بدلوں گا تو کس کے لیے بدلوں گا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ میر سنان کا بدلنا اسے خوشیاں دے گیا تھا۔ اس کی زخمی روح پر میر سنان نے اپنی محبت کے ایسے مرہم رکھے تھے کہ نکرین سب کچھ بھلائے اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔